नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर 2020 संडे के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज वैसे भी डेली एडिटोरियल डिस्कशन आता नहीं है क्योंकि द हिंदू का एडिटोरियल आज पब्लिश होता नहीं है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट बायर ऑफ कोविड वैक्सीन। देखिए, अभी के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कोविड-19 की वैक्सीन कहाँ खरीदी जाएंगी? तो एक एक्सपेक्टेशन थी चाइना में खरीदी जाएंगी, लेकिन नहीं। इंडिया विल बी द लार्जेस्ट वैक्सीन ऑफ कोविड-19, जो लेटेस्ट ग्लोबल एनालिसिस निकल के आ रही है। और ये एनालिसिस है लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर एनालिसिस। ये लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर एनालिसिस क्या होती है, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इस एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो हर 2 हफ्ते में अपडेट होते हैं, और इस एनालिसिस से ये पता चला है कि इंडिया ने 1.6 बिलियन डोजर्स के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं 3 वैक्सीन के एज ऑफ 30 नवंबर। ओके, और 3 वैक्सीन के ऑर्डर इंडिया ने प्लेस किए हैं। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऑर्डर प्लेस किए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया वही वैक्सीन खरीदेगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो भी अप्रूवल नहीं मिला है उनको कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी से। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया में वो कौन सी ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो वैक्सीन के फाइनल यूज का अप्रूवल देगी। तो ये जो ऑर्डर हैं ये प्री ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। तो कल की डेट में अगर वो वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टिव निकलती है, एफिशिएंट निकलती है और दुनिया भर की कंट्रीज उसको अप्रूवल दे रही है, तो इंडिया उस केस में ये जो अपना ऑर्डर है एग्जीक्यूट कर देगा, इंडिया पेमेंट भेज देगा, वैक्सीन मंगा लेगा। कल की डेट में अगर उस वैक्सीन में कोई फ्लॉ निकल जाता है, वो एक्यूरेट नहीं निकलती है, तो इंडिया ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो भाई, इंडिया ने 1.6 बिलियन डोजेस का ऑर्डर रखे हैं और कहा जाता है कि 800 मिलियन लोगों को, 800 मिलियन हो गया भाई 80 करोड़, और 1.6 बिलियन डोजेस कितना हो गया 160 करोड़। तो 80 करोड़ लोगों के लिए 160 करोड़ डोजेस खरीदे ही इंडिया ने। यहां पे ये एजम्पशन लिया जा रहा है कि एक पर्सन को 2 डोज देना होगा, और 80 करोड़ इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो अगर 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को अगर वैक्सीन दे दी जाती है और सब लोग इम्यून हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडिया को हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप मार्केट में टहल रहे हो, मार्केट में टहलते टहलते आपने किसी और से कोरोना वायरस पकड़ लिया, तो डर है। अगर 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को कोरोना वायरस होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों को है ही नहीं तो आप किसी कोरोना वायरस के टच में आओगे ही नहीं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि 60-70% लोग इम्यून हो गए तो बाकी 30% लोगों को कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं करेगा, उनको भी इफेक्ट करेगा, बट 30% लोग बाकी इसलिए बच जाएंगे क्योंकि बचे हुए 60-70% लोगों को कोरोना वायरस है ही नहीं। तो जब कोरोना वायरस है ही नहीं तो वो फैलेगा नहीं। इंडिया ने यहाँ पे 50 करोड़ यानी 500 मिलियन डोजेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैंडिडेट के लिए खरीदी हैं। 1 बिलियन डोजेस यूएस कंपनी नोवावैक्स से खरीदी हैं। 100 मिलियन डोजेस वो जो रशिया की कंट्रोवर्शियल वैक्सीन है स्पुतनिक 5 से खरीदी हैं, जो कि रशिया की गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। एक खास बात यह है कि 3 की 3 जो वैक्सीन हैं उनको इंडियन कंपनी बना रही है। तो भैया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन, नोवावैक्स की वैक्सीन, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगी पुणे में, और स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन है रशिया वाली, इसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बनाएगी हैदराबाद में। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया ने अपने देश में बनाई हुई वैक्सीन को खुद ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, तो ये सब बातें बोली जा रही हैं। हालांकि इंडिया में ऐसी बहुत सी वैक्सीन हैं जो कि अभी ट्रायल फेजेस में है, तो ये ऑर्डर्स आगे मॉडिफाई हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला, ये लोग भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब अप्रूव हो जाती हैं वैक्सीन, तो 400 मिलियन डोजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर प्लेस किया है इंडिया ने लगभग 160 करोड़ वैक्सीन का, 1.6 बिलियन डोजेस का, ये 2021 और 2022 में देश की पॉपुलेशन को कवर करेगा। 2021 में लगभग 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें मोस्ट वल्नरेबल लोग हैं जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटेशन, इमरजेंसी सर्विसेज और सिक्योरिटी सर्विसेज। और बाद में 1.6 बिलियन, 800 मिलियन यानी 80 करोड़ लोगों को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो एनालिसिस है लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर, ये क्या है? ये जो एनालिसिस है, it aims to systematically analyze the factors that support or hinder the introduction and scaling of interventions, including but not limited to drugs, diagnostics and devices to address critical health challenges। समझ में आया क्या है? नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखिए, ये एक ऐसी एनालिसिस है, आप कह सकते हो एक ऐसी रिसर्च या एक ऐसी स्टडी, जब बहुत लार्ज स्केल पे आपको कुछ करना हो, इंटरवेंशन करना है आपको एक स्केल पे यानी लार्ज स्केल पे। तो लार्ज स्केल पे आप कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तब ऑब्वियस सी बात है लार्ज स्केल में इंप्लीमेंट करते वक्त उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी उसकी एक स्टडी करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये सब करता है ये लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर एनालिसिस। और ये अपनी एनालिसिस को केवल ड्रग्स,
मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक्स तक सीमित नहीं रखता है, ये बाकी जगहों पे भी अपनी एनालिसिस करता है। यानी केवल क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस में दवाइयां, डायग्नोस्टिक्स, दवाइयां, डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, केवल यहां तक ही लॉन्च और स्केल स्पीडोमीटर का एक्सेस नहीं है, दूसरी जगहों पे भी लॉन्च और स्केल स्पीडोमीटर एनालिसिस करता है। प्राइमरी गोल्स क्या है इस प्रोजेक्ट के? ऑब्टेन हाई क्वालिटी डाटा एंड लॉन्च एंड स्केल अप ट्रेंड्स ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस ग्लोबली। यानी हाई क्वालिटी डाटा निकालना है, दुनिया भर में जो हेल्थ इंटरवेंशंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उनके लॉन्च पे, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने, लॉन्च और स्केल पॉलिसीज को डिवाइड करने के लिए। यानी कोई भी प्लान को किस प्रकार से, किस डायरेक्शन में एफिशिएंटली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये काम है इसका। लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर का कोलैबोरेशन और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है हेल्थ सेक्टर में, ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरवेंशन और मदद पहुंच जाए कम से कम दाम पे। ये जो आपका लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर है, इसको लीड कौन करता है? तो ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर्स को लीड करता है। सपोर्ट कौन करता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको सपोर्ट करता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज़ आपको काम आएगी। फिर डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसमें 30 मेंबर्स हैं। इन 30 मेंबर्स में से 10 मेंबर ने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 30 मेंबर्स की, इसमें से 10 मेंबर्स ने बोला है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल में कुछ बेसिक चेंजेस करने की जरूरत है। ये डाटा प्रोटेक्शन बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत से ज्यादा ताकत दे रही है। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल में है क्या दोस्तों? कि देखिए, वैसे तो इंडिविजुअल डाटा को कोई भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। यानी डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाया क्यों गया है? इंडिविजुअल के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिविजुअल के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर केंद्र की सरकार को यह ताकत दे दी गई कि केंद्र की सरकार बोले कि ये फला एजेंसी या ये फला एजेंसी या ये फला एजेंसी डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर नहीं आती हैं, तो फिर मतलब क्या है इस एक्ट को बनाने का? यहां पे ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बहुत से मेंबर्स बोल रहे हैं कि अगर आप डाटा प्रोटेक्शन बिल बना रहे हो, चलिए अच्छी बात है, आप इससे इंडिविजुअल्स का डाटा बचा रहे हो, अगर आप अपने हिसाब से एजेंसीज को ये ताकत दे सकते हैं कि वो डाटा प्रोटेक्शन बिल उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो कोई मतलब ही नहीं है डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाने का। तो यहां पे 10 अमेंडमेंट्स को लाने की बात की जा रही है। 10 मेंबर्स ने अमेंडमेंट्स चेंज, मतलब इस बिल को चेंज करने की बात की है। कौन कौन से मेजर इश्यूज उठाए गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दी गई है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेके, पब्लिक ऑर्डर को लेके, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स को लेके, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को यह ताकत है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के एप्लीकेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है। यानी कुछ गवर्नमेंट एजेंसी जैसे सीबीआई मान लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स को केंद्र की सरकार परमिशन दे सकती है कि कुछ केसेस में वो डाटा प्रोटेक्शन बिल के एक्ट को ना माने। तो ये सही नहीं है। यहां पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप ताकत देना ही चाहते हो डाटा प्रोटेक्शन बिल को एप्लीकेशन ना होने की, तो आप केंद्र सरकार को ताकत मत दो, आप पार्लियामेंट को ताकत दो। यानी कल की डेट में अगर डाटा प्रोटेक्शन बिल का एप्लीकेशन रोकना है किसी पर्टिकुलर एजेंसी के लिए, मान लीजिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए रोकना है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल का अगर एप्लीकेशन रोकना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास ताकत होनी चाहिए। या फिर आप कोर्ट से अप्रूवल लो तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करो। केंद्र की सरकार को आप ताकत दे दोगे तो मतलब क्या? फिर तो केंद्र की सरकार अपने हिसाब से कुछ भी करेगी। ठीक है, तो अगर आप एग्जेम्पशंस कर रहे हो तो एग्जेम्पशंस बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल होने चाहिए, और एक्सेप्शनल एग्जेम्पशंस करने की ताकत या तो पार्लियामेंट को दीजिए या जुडिशरी को दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ताकत रख ले, ये सही नहीं है। और अगर इस तरीके की ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है तो भैया राइट टू प्राइवेसी, जो कि फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, वो वायलेट हो जाएगा। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो जाएगा। फिर क्लॉज 26 ऑफ द लेजिस्लेशन में सोशल मीडिया की बात की गई है, सोशल मीडिया में भी चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल अभी डिस्कस हो रहा है दोस्तों, और बिल में फाइनली बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत डिटेल में मैं चीजें आपको नहीं बता रहा हूं। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि भैया अगर डाटा प्रोटेक्शन बिल का कवरेज किसी एजेंसी के ऊपर से हटाना है, तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का अप्रूवल लगे या जुडिशरी का अप्रूवल लगे। सोशल मीडिया के रेगुलेशन को भी लेके क्लॉज 26 ऑफ द लेजिस्लेशन को चेंज करने की बात की जा रही है। और चाइल्ड की, यानी एक बच्चा क्या है, उसकी डेफिनेशन को लेकर भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये जो ड्राफ्ट बिल है ये कहता है कि जो 18 साल से कम की उम्र का बच्चा होगा उसको आप बच्चा बोलोगे। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि 12 साल से कम की उम्र के बच्चे को आप बच्चा बोलो। अच्छा, 12 साल से कम की उम्र के बच्चे को बच्चा क्यों बोलने को कह रहे हैं यहाँ पे शिवसेना के श्रीकांत एकानाथ शिंदे? देखिए, ऐसा है, आज की डेट में सब कुछ डिजिटली हो रहा है। जो डिजिटल क्राइम्स हैं वो बच्चों की तरफ से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओके,
तो बच्चों को बच्चा समझ के अगर आप उनको सजा देना ही बंद कर दोगे तो कल की डेट में उनको शह मिल जाएगी कोई डिजिटल क्राइम करने के लिए। ये सही नहीं है। आप देखिए पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया ऑनलाइन है, हर कोई जो कुछ भी कर रहा है वो ऑनलाइन कर रहा है, बच्चे ऑनलाइन है। तो अभी 18 साल से कम की बहुत सी बच्चों की जनता इन्वॉल्व है ऑन इंटरनेट। तो आप बच्चे की डेफिनेशन रखिए 12 साल से कम की, और 12 साल से ऊपर के लिए डिजिटली आप हर बच्चे को एक एडल्ट के बराबर मानो, नहीं तो भैया क्राइम बढ़ सकते हैं, डिजिटल क्राइम्स। अगली न्यूज है, बाइडेन ऑफिशियली सिक्योर्स इनफ इलेक्टर्स टू बिकम यूएस प्रेसिडेंट। आपको पता ही है यूएस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट होते हैं, पहले इलेक्टर्स चुने जाते हैं और फिर इलेक्टर्स क्या चुनते हैं, इलेक्टर्स चुनते हैं अपने प्रेसिडेंट को। तो जो कैलिफोर्निया का स्टेट था, कैलिफोर्निया के स्टेट के 55 इलेक्टर्स ने बाइडेन को सपोर्ट दे दिया है। बाइडेन के पास अब 279 इलेक्टर्स आ गए हैं सरकार बनाने के लिए, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको 270 चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली बाइडेन अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। यूएस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, इसके लिए आप यूएस प्रेसिडेंट मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक्चुअली 2 वीडियोस बना रखी है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। वहां पे मैंने आपको यूएस के प्रेसिडेंट के चुनने के प्रोसेस को भी समझा रखा है। जीएस पेपर 1 में चीज आपको काम आएगी। फाइनली बात करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को। देखिए डेथ एनिवर्सरी है हमारे बाबा साहब की दिसंबर 6 को, इसको महापरिनिर्वाण दिवस बोला जाता है। हर साल मिलियंस ऑफ लोग डॉक्टर अंबेडकर की समाधि में जाते हैं मुंबई में, जिसको चैत्य भूमि भी कहा जाता है, और हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल बोला है कि आप अपने घर से ही हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखें, बाहर मत आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोरोना फैल रहा है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी उसको बोला गया था महापरिनिर्वाण। इसको बोलते हैं निर्वाण आफ्टर डेथ, मतलब आपको मृत्यु मिल गई। इस परिनिर्वाण को पाली में परिनिब्बना भी कहा जाता है। पाली लैंग्वेज इंडियन कॉन्टिनेंट की नेटिव है। जो बुद्धिस्ट टेस्ट है जिसका नाम है महापरिनिब्बना सूत्र, ये क्या बोलता है कि लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु हुई थी 80 साल की उम्र पे। अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई जब उन्होंने एक वर्क कंप्लीट किया, उनका एक पब्लिकेशन था जिसका नाम था बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगर आप बात करो तो बाबा साहब की मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस क्यों बोला जा रहा है, उसका रीजन ये है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख सपोर्टर्स के साथ बाबा साहब ने अपने आप को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। ओके, उनको बुद्धिस्ट गुरु भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट किया था। रीजन मीन बुद्धिज्म में कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, और हिंदू धर्म में उस समय अनटचेबिलिटी बहुत डीप तक फैली हुई थी, बहुत डीप तक व्याप्त थी। इसीलिए आप अंबेडकर साहब की जो डेथ एनिवर्सरीज को महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हो। तो आज ज्यादा करंट अफेयर्स है नहीं, इतनी करंट अफेयर्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो, ज्वाइन बटन दबाते हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।